मिडिल हिस्ट्री पर हम बात करेंगे। मध्यकालीन इतिहास, तो यूं समझ लेती है, इतिहास को 3 भाग में बांट दिया। एक है प्राचीन हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो हम 3 हिस्ट्री में बात किस पर करेंगे? मध्यकालीन इतिहास पर। चलिए, मध्यकालीन इतिहास में क्या कहा गया है? भारत के इतिहास पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भारत का इतिहास में लिया गया है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास यानी भारत में मुस्लिम आक्रमण। क्या कहा गया है? मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण भारत में 2 बार हुआ है। एक बार कहा गया है अरब आक्रमण और एक बार कहा गया तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमण एक ही बार किया गया, जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। यह 712 ईस्वी में किया था। 712 ईस्वी में पहली बार मुस्लिम आक्रमण किया था, जो अरब आक्रमण के नाम से जाने जाते हैं, वो जानेंगे। इसके बाद दूसरा आक्रमण का है, इसमें तुर्क आक्रमण अब तक कितने बार हुए हैं? 4 बार हुए हैं। एक मोहम्मद गजनी ने किया था, महमूद गजनी 1000 ईस्वी में। एक मोहम्मद गौरी 1175 में किया था, और एक किया था गौरी के बाद किया था एक बाबर। ये दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं, और इसका चला था उपाधि दिल्ली सल्तनत। और एक बार बाबर ने किया था। तो एक बार टोटल मुस्लिम आक्रमण ऑल ओवर कितने बार हुआ? तो यूं कह लीजिए 4 बार हुआ। एक बार मीर कासिम किया, एक बार गजनी किया, एक बार गौरी किया, एक बार बाबर किए थे। तो 4 बार भारत पर अब तक मुस्लिम आक्रमण हुए हैं। 4 बार में सबसे पहला बार कौन किया था? मीर कासिम। तो हम मीर कासिम को पहले देख लेते हैं। भारत में मुस्लिम आक्रमण, इसको हम अरब आक्रमण के नाम से जानते हैं। अरब आक्रमण, यह भारत का सबसे पहला आक्रमण मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में बदूला और उबैला के नेतृत्व में ये दोनों आक्रमण असफल रहा। 2 आक्रमण किया गया, दोनों क्या रहा? असफल रहा। तो भारत में पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया। यह 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में राजा ताहिर को पराजित कर दिया था, और चर्च के वंशज थे। उस समय सिंध भारत का राजधानी हुआ करता था। राजधानी में ब्राह्मणवाद के आरोप था, ठीक। अरब में सिंध विजय का प्रमाण मिलता है, और यह चचनामा फतह नाम से जाना ग्रंथ लिखा जाना है। इसमें कहता है, जिसकी चर्चा अली मोहम्मद ने किया है। अरबी भाषा की रचना अबी मुआसिर ने किया था, ठीक। इसमें दिया है चचनामा, क्या एक ग्रंथ है, उस किताब में लिखा गया है किसने? तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में लिखा गया है। अब इसके भारत आक्रमण करने में धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना इत्यादि मुख्य विशेषता था, मुख्य बात इसमें थी। इसके बाद कहा गया, मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान के राजा को पराजित कर दिया था, और यहाँ से इतना सोना का भंडार मिला जो इतिहास के स्वर्णिम नगर कहा गया, ठीक। इसे जीतने के बाद क्षेत्र की राजधानी अल्तमुना बनाया। वहां का अल्तमुना को क्या बनाया? उसके राजधानी बनाया था। अरब और हिंदी संस्कृत और मिस्र परिणाम स्वरूप अरब वस्तियों के लिए यहाँ खगोल शास्त्र अध्ययन की चिकित्सा दर्शन के बहुत से तीर्थ और सिख का प्रचार प्रसार यूरोप के लिए किया था। सर्वप्रथम अरब वासियों ने मुस्लिमों के नेतृत्व में हिंदू कहकर संबोधित किया करते थे। इस देश में हिंदुस्तान को कहा, यानी अरबवासी सर्वप्रथम अरबवासी मुस्लिमों ने भारत को हिंदू कहकर संबोधित किया था, और इस देश का नाम हिंदुस्तान कहा। इस देश का नाम, जहां अरबवासी कहा था कि इसके भारत को हिंदू, भारतीयों को क्या कहा? हिंदू कहा, और इस देश का नाम हिंदुस्तान रखा। अरब आक्रमण के फल स्वरूप भारत में पर्दा प्रथा तीव्र गति से
विकास हुआ, पर्दा प्रथा का। साथ ही साथ जजिया, जकात, खराज नामक एक कर के रूप में जानकारी प्राप्त होती है, जो भू स्वराज कर, जकात, जजिया, खुम्स, खराज। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। यह जजिया कर गैर मुस्लिम को दिया जाना था। यानी कहा जाता है कि भारत में जो गैर मुस्लिम, जो मुसलमान नहीं थे, तो मुसलमान नहीं थे, मेजोरिटी में हिंदू था, तो हिंदू को यह कर देना होता था, जिसे जजिया कर कहा जाता है। इसको एक सुरक्षा कर कहा जाता है कि भारत में अगर आपको कोई नुकसान, सुरक्षा नहीं हो रहा है, तो ये कर देने के बाद आप क्या रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया के 5 भागों लोगों को मुक्त रखा था, 5 वर्ग को मुक्त रखा था। पहला है बच्चा, बूढ़ा और ब्राह्मण। बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग और लास्ट में औरत। इस सभी को क्या किया था, इस कर से मुक्त रखा था, क्योंकि ये लोग कमाने वाले में से नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग कर कहाँ से देंगे, तो कर उसी को लगता था जो लोग यानी ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, इनकम करते हैं। ऐसे लोगों को क्या देना होता था, यह कर देना पड़ता था। इसके बाद मुगल बादशाह ने, अकबर यानी फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा दिया था, क्योंकि ब्राह्मण, फिरोज शाह तुगलक की माता जो ब्राह्मण थी और ब्राह्मण के बेटा, ब्राह्मण के पुत्र, यानी कहा कि यह अब फिरोज शाह तुगलक न क्या करेगा, ब्राह्मणों के साथ भेदभाव करेगा, हिंदू रीति रिवाज को मानेगा। इसलिए यह गुस्से में आकर के ब्राह्मण पर भी क्या किया था, जजिया कर लगा दिया था। मुगल बादशाह अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। 1564 में देखिए, जोधा भाई, जोधा से इनकी शादी 62 में हुआ था और 64 में जो भी जजिया कर लगता था, ये सारे के सारे जजिया कर को खत्म कर दिया था। औरंगजेब 1679 में पुनः जजिया कर फिर से चालू किया था। कौन, औरंगजेब अब कहता है एकमात्र मुगल बादशाह जो औरंगजेब था, जो अंग्रेज से भी जजिया कर लिया जाता है। अंग्रेज से कोई टैक्स लेने वाला, अगर वह पहला शासक कहा जाए या कोई टैक्स लेने वाला शासक कहा जाए, तो वो कौन था, तो वो यही थे, औरंगजेब ही एक शख्स थे जो क्या करते थे, तो अंग्रेज से भी क्या लेते थे, एक तरह का कर लेते थे। अब आगे देखिए, आगे क्या कहा गया है, आगे देखेंगे इसमें, तो इसमें और कर क्या क्या कर लेता है। पहला में कहा गया, देखिए, तो ये आपका है। अब कहता है अंग्रेज, तो यानी जजिया कर अंतिम रूप में मोहम्मद शाह रंगीला को दिया, रंगीला के बाद समाप्त कर दिया। जजिया कर को मोहम्मद शाह रंगीला ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। और विष्णु शर्मा ने कहा यह पंचतंत्र क्या है, चरक संहिता या आर्यभट्ट सूर्य के सिद्धांत, इसमें कहा गया है संहिता और अरबी भाषाओं का अनुवाद किया गया है। अरब ने, हिंद में ऊंटी पालन के लिए क्या कहा गया, ऊंट पालने के लिए प्रथा और खजूर की खेती करने का प्रारंभ किया था। क्योंकि अरब से आता था, अरब रेगिस्तान, और वहां ऊंट का पालन और खेती के रेगिस्तान, खजूर की खेती पर बहुत जोर दिया था। इसके बाद चर्चनामा में चर्चा है अनुसार सुलेमान के आदेश में मोहम्मद बिन कासिम को हत्या करवा दी गई थी। चर्चनामा में इसकी जिक्र है, ठीक है। सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की क्या हुई थी, हत्या करवा दी गई थी। भारत पर तुर्क आक्रमण, अब आता है भारत पर तुर्क का आक्रमण। तुर्की का आक्रमण भारत में कह लो तो तुर्की का आक्रमण 3 बार हुआ है, ठीक है। तो अब कहेंगे तुर्क आक्रमण में, देखिए भारत में मुस्लिम सत्ता का श्रेय तुर्क आक्रमणों को ही दिया जाता है। तुर्क ने चीन के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र सीमा से सटे निवास स्थान में एक लड़ाकू जो बब्बर जाति के था, यह उमैया वंशी शासक थे, जो के संपर्क में आने से
इस्लाम धर्म को अपना लिया था। उमैया के वंशज किस धर्म को अपनाया? इस्लाम धर्म को अपनाया। इसका उद्देश्य एक था कि विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापित करना, बहुत लंबा और बहुत बड़ा विशालकाय मुस्लिम शासन की स्थापित करना। अगला कहता है अल्तगीन। अल्तगीन क्या था? अल्तगीन अफगान प्रदेश के गजनवी साम्राज्य का कौन था? मोहम्मद बिन गजनवी साम्राज्य के संस्थापक। यह भारत का पहला तुर्क आक्रमण में से आया। पहली तुर्क आक्रमण कौन था? अल्तगीन। अल्तगीन के पुत्र गजनी, यह पहला तुर्क शासन गजनी का, ठीक। और इनके आक्रमण के सुवोतगीन था। सुवोतगीन अल्तगीन के गुलाम थे। सुवोतगीन अल्तगीन के गुलाम थे, जो अल्तगीन का दामाद भी था। यानी यूं कह लीजिए दामाद भी और गुलाम भी। गुलाम क्या बना? दामाद बनता है। तो ये तो हकीकत है, और ये ज्यादातर ऐसा होता था, क्योंकि भरोसा जहाँ होता है धोखा वही होती है। तो यहाँ पर इसको दामाद को, यानी इसको गुलाम पर इस पर विश्वास था, और उन्होंने क्या किया? इनके पुत्री को फंसा के इनसे क्या कर लिया? विवाह कर लिया। तो इनके बाद में दामाद बन गए, ठीक है। इसने 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासन जयपाल को हराए। पेशावर, जयपाल पेशावर को पराजित कर दिया। कब? 1986 में हिंदू साहित्य के वंशज जयपाल पेशावर को समाप्त कर दिया। और सुवोतगीन कौन था? सुवोतगीन यह मोहम्मद गजनी। अब आ जाते हैं सुवोतगीन। मोहम्मद बिन गजनी, महमूद गजनी, सीधा कह लो महमूद गजनवी, ठीक है। महमूद गजनवी, इसमें क्या कहा कि देखिए सुवोतगीन के पुत्र मोहम्मद गजनी था। यह अफगान के गजनी का रहने वाला था। अफगान का है, गजनी के रहने वाला था। और महमूद गजनवी 1998 में 998 कह लो 998 में गद्दी पर बैठा ही था। 998 में क्या किया? पहली बार गद्दी पर ही बैठा। और इसमें 1001 ईस्वी में से लेके 1027 तक, 998 में बैठा, 1001 से 1027 तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। एक बार दो बार कौन कहे? यह 17 बार आक्रमण किए थे। इसके मध्य एशिया में बड़े साम्राज्य की स्थापना किया, और धन प्राप्त करने का उद्देश्य से भारत का आक्रमण कर दिया, ठीक है। धन प्राप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया। 1001 में इन्होंने पंजाब के हिंदकुश वंश पर आक्रमण करके इसकी राजधानी कहाँ बनाया था? तो राजधानी वह हिंद को बनाया। और इस समय यहाँ के शासक जयपाल था। जयपाल यहाँ के शासक थे। जयपाल एकमात्र शासक जो पराजित होने पर आत्महत्या कर लिया था। ऐसा शासक जो हार के डर से क्या कर लिया था? आत्महत्या कर लिया था। इसने 1008 में नगरकोट पर हमला किया और ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर अवशेष गजनी जाकर यानी जाकर मस्जिद के सीढ़ी पर फेंक दिया। सीढ़ी पर क्या कर दिया था? फेंक दिया था। ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर इसके अवशेष यानी मलबा या कचरा कह लो, उसको ले जाकर के क्या किया था? मस्जिद के सीढ़ी पर फेंकवा दिए थे। महमूद गजनी को बुत सिकाई यानी मूर्ति भंजक करने की क्षमता थी। महमूद गजनी नबी सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान में था। 1025 से 1026 सोमनाथ मंदिर जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। यह सौराष्ट्र प्रांत के आक्रमण पर वहां का शासक भीम प्रथम इस युद्ध के 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे। इस युद्ध में 50,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। और महमूद इस बार
महमूद इस मंदिर के पूर्ण नष्ट करवा दिए थे तथा कुल संपत्ति को लेकर सिंध के रेगिस्तान वापस लौट गए। 1027 में इसे जाठों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण किया और इसने पराजित कर सोमनाथ को लूटकर वापस जाते समय महमूद को जाठों की ने क्षति पहुंचाई थी। महमूद गजनवी सेनापति आयाज सुल्तान था। फरूखी और उत्ती फिरदौसी आदि अलबरूनी जैसे विद्वान माने गए हैं जिन्होंने गजनी पर के दरबार में हाजिर हुआ था, दरबार में रहा करता था। इसके बाद कहा किताबुल हिंद या यामिनी की रचना इसमें चर्चा किया गया है। फिरदौसी ने शाहनामक में लिखा है, फिरदौसी ने शाहनामक में लिखा और अरबरूनी ने किताबुल हिंद में तहकीके हिंद कहा था। किताबुल हिंद या तहकीके हिंद में लिखा है, क्या लिखा है? अलबरूनी इतिहासकार दार्शनिक संगीत पर चर्चा किए हैं। ठीक है, वास्तविक नाम इनका क्या था? अबू रेहाना मोहम्मद बिन अहमद। अबू रेहाना मोहम्मद बिन अहमद। अब इनके द्वारा क्या चलाया? चांदी के सिक्के और संस्कृति मुद्रा लेख गजनवी के प्रारंभ की चर्चा इसमें है और जिसके तरफ अरबी भाषी तथा दूसरी संस्कृति का प्रयोग किया। महमूद गजनवी बगदाद के खलीफा या अल कादिर बिलाल है। ठीक है, अब क्या कहता है? सुल्तान कहकर संबोधित किया था, सुल्तान कहकर संबोधित किया और इसके बाद खलीफा क्या कहा गया? खलीफा यामिक रचना है। उबैदला यानी क्या कहा गया? तो यामिन बिलाल, ठीक, उपाधि दिया गया था। यामीन उद बिलाह एक उपाधि था जो सम्मानित पोस्ट था। क्या था? सम्मानित पोस्ट। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी असंध्या रोग से, यानी असंध्या रोग मतलब मलेरिया कह लो, मलेरिया ज्यादा मच्छर काटने से जो फैलती है उससे इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किसको? मोहम्मद गजनवी को। इसके बाद तुर्क आक्रमण के अगला पड़ाव आते हैं। तो ये मोहम्मद गजनी का कौन था? ये पहला तुर्क आक्रमण और दूसरा मुस्लिम आक्रमण, और तीसरा आता है, और दूसरा आता है तुर्क आक्रमण, तीसरा आता है मुस्लिम आक्रमण। तो इसमें क्या कहता है? देखिए, तुर्क आक्रमण के समय दूसरा चरण में महमूद गजनी के बाद आ गया मोहम्मद गौरी का नजारा भी कुछ गजनी के तरह ही है। देखिए, इन्होंने तुर्क जनजाति के आक्रमण के बारे में चर्चा है। तुर्क जनजाति एक अफगानी क्षेत्र के आते हैं। इनके दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गौरी ने खुद किया था। मोहम्मद गौरी, इसका पूरा नाम मोहम्मद गौरी यानी क्या कहा गया? मजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था, यानी सिहाबुद्दीन। इसका पूरा नाम क्या कहा गया? सिहाबुद्दीन था। यह गौर वंश के मोहम्मद बिन कहा गया। गौर वंश का मोहम्मद गौर कहा गया। यह 1173 में मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश के शासक बना। कब? 1173 में गौर प्रदेश के शासक बना और 1175 में इसने मुल्तान एवं प्रिय सिंध पर आक्रमण किया। 1178 में पट्टन यानी पाटन कह लो, गुजरात में पड़ता है, का आक्रमण किया, किंतु
शासक भीम द्वितीय ने माउंट आबू पर बुरी तरह से पराजित कर दिया और तुर्क आक्रमणकारियों को पहली पराजय मिली। इन्हें तुर्क आक्रमणकारी में से पहली पराजय मिली। मोहम्मद गौरी ने 1179 में पेशावर के युद्ध में और 1181 में लाहौर तथा 1185 में सियालकोट को जीता। लगातार 3 लड़ाई जीता। गौरी के द्वारा पेशावर का युद्ध 89 में, लाहौर का युद्ध 81 में और 85 में सियालकोट का युद्ध, 3 युद्ध इन्होंने लगातार जीता। मोहम्मद गौरी लाहौर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में जीतता गया और लाहौर को अपना केंद्र बनाया। और उस समय भारत की राजधानी कहाँ हुआ करता था? तो लाहौर हुआ करता था। तो मोहम्मद गौरी को आज हमने कहाँ तक देखा? 85 तक। अब इसके अगले वीडियो हम अगले क्लास में देंगे। तब तक के लिए इसे देखते रहिए और ये पीडीएफ